नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने जो बिजनेस स्टडीज हैं उसके अंतर्गत एक टॉपिक बचा हुआ था और एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा पेचीदगी भरा है। क्यों है पेचीदगी भरा, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर मैं उस टॉपिक का नाम लूं आपके सामने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। विद्यार्थियों, जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है आपके सिलेबस में, ये जो सिलेबस में आपके टॉपिक है बड़ा ही पेचीदगी भरा टॉपिक है। प्रश्न यहाँ से आसान आते हैं, लेकिन पेचीदगी भरा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो है समय समय पर जो है संशोधन किए गए हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आपको ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का टॉपिक है, अमेंडमेंट सहित लेटेस्ट एकदम सही सटीक जानकारी आपको जो है आपकी जो गाइडें आती है उनमें नहीं मिलती है। कोचिंग वाले भी इतने अपडेट नहीं रहते हैं, इसलिए वो भी इन अमेंडमेंट को भूल जाते हैं, संशोधनों को भूल जाते हैं। इसके अलावा जब इस एक्ट की अपन बात करते हैं तो इसके लिए अपन को कुछ और एक्ट को भी साथ में देखना पड़ता है। जैसे जब अपन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो भाई अपन को जो है उनकी जो है प्रावधान है नियुक्ति वगैरह के, और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में है, तो वहां वो एक्ट भी देखना पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है ये जो टॉपिक है आपका संशोधनों के बावजूद अन्य एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो है कोचिंग वाले नहीं करवाते। परंतु जो है हमने आपके लिए इस एक्ट को इतने अच्छे से परिष्कृत किया है कि आपका जो वर्ष 2025 है तक जो भी अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं उन सभी संशोधनों को शामिल किया है और बहुत ही जो है सटीक और सही जानकारी आपके जो है इस एक्ट में हमने शामिल की है। विद्यार्थियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से आपके जो है पेपर में जो है ये मान के चलिए कि 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि 8 अंकों का ये टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आसान आएंगे, लेकिन थोड़ी भाषा की जटिलता है, उस भाषा की जटिलता को हमने आसान बनाया है आपके लिए। आप जब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पढ़ लेंगे, जो हमने नोट्स ऐप के अंदर अपलोड कर रखे हैं काफी पहले से, आपने नोट्स को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि वास्तव में सर ने जो है क्या चीज जो है हमें दी है, और ऐसी चीज हमें गाइडों में कोचिंग में नहीं मिलने वाली है। विद्यार्थियों, ये 4 प्रश्न जो 8 अंक के आएंगे, ये तो ये समझ लीजिए कि मात्र 3 पेज में कवर हो जाएंगे आपके। और मैं वैसे ही बता दूंगा कि आपको ये 4 प्रश्न जो है कहाँ से आने वाला और क्या प्रश्न आने वाले हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो तो गत भर्ती 2022 की थी, उससे पहले एग्जाम से पहले जो है यूट्यूब पे जो है अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के एमसीक्यू करके पढ़ा है और हमारे मॉडल पेपर है उनको मिला लेना, तो आपको लगेगा कि जो पिछले 4 प्रश्न थे वो चारों के चारों प्रश्न हमारे जो है मॉडल पेपर में शामिल थे, और हमारे जो है एमसीक्यू सीरीज हमने की थी 30-40 एमसीक्यू थे, उसमें वो प्रश्न थे, है ना। और जो प्रश्न डिलीट हुआ था वो भी उसमें था, और उसका हमने उत्तर उस समय भी जो है हमने बताया था अमेंडमेंट के बाद वाला उत्तर। चलिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। विद्यार्थियों, मैं पहले सामान्य चर्चा करता हूं। उपभोक्ता उपभोक्ता क्या होता है, इसको हमने पहले पढ़ रखा है। कहां पर पढ़ा गुरुजी? हमने एक टॉपिक पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर, पीजी लेवल का टॉपिक था अपने, उपभोक्ता व्यवहार।
यानी कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स जो था आपके क्रय परिणाम, वहां पर हमने उपभोक्ता की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता और ग्राहक में अंतर होता है। ये मैं एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, मैं सामान्य बातें बता रहा हूं आपको। मैंने कहा था उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का क्या करता है ना, वह व्यक्ति जो क्या करता है। अपन एक्ट के अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, जिसमें इसमें माल का उपभोक्ता, सेवा का उपभोक्ता डिफाइन किया गया है, वो बाद की बातें हैं। वह व्यक्ति जो क्या करता है, वस्तुओं का क्या करता है भाई, उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वो क्या है भाई, उपभोक्ता है ना। भाई खुद खरीद के लाए या किसी दूसरे के द्वारा खरीदी हुई हो, लेकिन अगर वो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो क्या है, उपभोक्ता होता है। और ग्राहक वो होता है जो वस्तु को क्या करता है ना, कस्टमर, यानी कि ग्राहक जो क्या करता है, वस्तु का, जो वस्तु को क्या करता है, क्रय करता है। समझ गए भाई। जो वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, वो कहलाता है कस्टमर, और जो उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वो कहलाता है उपभोक्ता। यानी कि आप जो है, आपने जो है अपनी पत्नी, पत्नी तो भाई अपनी ही होती है ना, अपनी पत्नी के जन्मदिन पर जो है आपने जो है उसे एक जो मोबाइल लेकर के दिया, क्या दिया भाई, मोबाइल दिया, एप्पल का जो है आपने आईफोन ला करके उसे दिया। तो भाई आप क्या बन गए, आप हो गए ग्राहक, और पत्नी होगी, पत्नी क्या होगी, वो होगी उपभोक्ता, कंज्यूमर। और सेम इसी कंडीशन में आपने पत्नी को जन्मदिन पर उसे जो है 80,000 रुपए दिए और कहा जा तू मोबाइल लेके आ जा अपने मनपसंद का। तो भाई अब पत्नी क्या है, मोबाइल लाने गई मार्केट में, तो पत्नी क्या होगी, ग्राहक भी है और उपभोक्ता भी है। यानी पत्नी खुद खरीद के अपने काम के लिए, अपने उपभोग के लिए मोबाइल लेके आई है, तो उस कंडीशन में पत्नी ग्राहक का रोल भी निभा रही है, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों है। लेकिन आप खरीद के लाके दे रहे हो, इसलिए आप कस्टमर है, पत्नी काम में ले रही है, पत्नी कंज्यूमर है। ये तो बात हुई सामान्य। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन, संरक्षण। प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी को किसी चीज से क्या करना, बचाना, सुरक्षा देना भाई। जैसे कंप्यूटर का जमाना है, सिस्टम में आपको पता है कि अगर वायरस आते हैं तो उसका जो है बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस है ना। तो भाई किसी भी जो है समस्या से सुरक्षा की बात करें, बचाने की बात करें, वो क्या है, प्रोटेक्शन होता है। यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपको जो हेलमेट है वो दुर्घटना में चोट लगने से बचाता है ना, तो वो क्या है, प्रोटेक्शन। समझ गए भाई बात को। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या करता है, उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करता है कि भाई उपभोक्ता के साथ भोले भोले गांव के लोग होते हैं, गांव में भोले भोले लोग होते हैं, हमारे से भोले प्राणी हैं, भोले ग्राहक हैं, मार्केट में चले जाते हैं, ना कोई एमआरपी देखते हैं और ना ही कोई उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट डेट देखते हैं, ना एक्सपायरी डेट देखते हैं, और खरीद के ले आते हैं। और बाद में पता चलता है कि उसका उपयोग जो है एक्सपायर तो पहले का कभी हो चुका था, है ना। तो भाई उससे जो जान की जोखिम है, उस जोखिम से बचाने के लिए, हमारे हितों की रक्षा करने के लिए, कि हमारे साथ कोई धोखा न हो, हम जैसे नासमझ ग्राहकों के साथ जो है छलावा ना हो, कोई कपट ना हो, हमसे कोई ज़्यादा मूल्य ना ले ले, हमें कोई खराब चीज़ ना दे दे, तो हमारे हितों की, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो अधिनियम है उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो विद्यार्थियों ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। अब आपके मन में सवाल आ रखा होगा, क्या गुरुजी 2019 से पहले हमारे हितों की रक्षा की किसी को परवाह थी नहीं क्या? अरे थी भाई, आपके अधिकारों की, आपके हितों की रक्षा पहले भी थी। इसलिए मैं बात करूं उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 से पहले मैं बात करूं, भाई आपका जो इससे पूर्व कौन सा अधिनियम था, इससे
पूर्ववर्ती जो है एक्ट कौन सा था भाई, है ना, वो था उपभोक्ता यानी सीपी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी इससे पहले अधिनियम कौन सा था भाई, इससे जो पहले अधिनियम था वो था भाई आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, है ना। लेकिन अब आपको पता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय बदलता रहता है। तो भाई 1986 का दौर और आज के दौर को देखें तो बहुत ऐसी चीजें आ गई। पहले दुकान से खरीदने जाते थे, आजकल ऑनलाइन खरीदते हैं। इसलिए जब उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। यानी कि अब इसने जो है अब जो है आपका सीपीए जो है सीपी एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है इससे पूर्ववर्ती एक्ट इससे पूर्ववर्ती सीपी एक्ट 1986 का स्थान ले चुका है भाई। यानी कि अब जो है आपके जो है उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड जो प्रावधान है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 वाले प्रावधान लागू होते हैं। क्योंकि अब क्या है वर्तमान में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है लागू हो चुका है और इसने जो है इससे पहले का अधिनियम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसका क्या ले लिया भाई, स्थान उसकी जो है जगह ले ली है भाई। यानी कि ये इसका मेन उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा हुआ है, उनके अधिकारों का हितों का संरक्षण करने हेतु है। लो भाई विद्यार्थियों, ये जो एक्ट है आपके हितों की रक्षा करेगा, आपके हितों का क्या करेगा भाई, संरक्षण करेगा भाई। तो विद्यार्थियों अपने सिलेबस में जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है तो अपन को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में नहीं पढ़ना है, उसके प्रावधानों को भी ध्यान में नहीं रखना है। वो अब है जो है ये समझ लो कि जो है बैकडेट हो चुका है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो है आपका 2019 स्थान ले चुका है, अपने सिलेबस में भी यही है। तो अपने सारा का सारा सिस्टम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग चलने वाला है। विद्यार्थियों बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपन कुछ जो है पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो भाई एक नाम याद रखना, रोल्फ नादर। ये जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का क्या कहा जाता है भाई, जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जनक, तो विद्यार्थियों भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन का जनक जो है वो चक्रवर्ती यानी सी गोपालचारी को कहा जाता है। यानी कि भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, चक्रवर्ती गोपालचारी को कहा जाता है भाई, है ना। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसे पूछा जाए उपभोक्ता आंदोलन का जनक तो रोल्फ नादर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जनक तो भाई चक्रवर्ती गोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी कहा जाता है भाई। आपको कई जगह इनका नाम जो है चक्रवर्ती गोपालचारी के स्थान पर जो है ये आपको चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी मिलेगा भाई, ये नाम भी आपको मिलेगा कई जगह पर भाई। विद्यार्थियों इनकी मैं बात करूं तो जो आपका वर्तमान में जो चेन्नई है, पहले जो क्या था चेन्नई को किस नाम से जाना जाता, मद्रास। आप अगर पान के शौकीन हैं तो आपको पता है पान का पत्ता आता है मद्रासी पत्ता भाई, है ना। तो वहां के ये क्या थे भाई, मुख्यमंत्री थे। यानी कि मद्रास चेन्नई के क्या थे भाई, मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये।
है ना। मद्रास सैनी के मुख्यमंत्री थे भाई। यानी कि ये आपके जो है चेन्नई, यानी कि मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे भाई। विद्यार्थियों इन्होंने जो है अपने व्यक्तिगत स्तर पर, किन्होंने भाई, सी राजगोपालचारी ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है पहली उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की। यानी कि इन्होंने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना की अपने व्यक्तिगत स्तर पर। किन्होंने भाई? सी राजगोपालचारी ने। कब की भाई? इन्होंने जो है 1949 में, है ना, इन्होंने जो है 1949 में पहली उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की भाई। लो, तो ये आपके फैक्ट क्लियर हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का जनक रोल्फ नादर और भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जनक सी राजगोपालचारी, जो चेन्नई मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे भाई। और इन्होंने जो है 1949 में अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है पहली उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की भाई। विद्यार्थियों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ जो है, यानी कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता आंदोलन जो है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रारंभ है वो आपके 1904 में जो है महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ भाई? 1904 में महाराष्ट्र से। और अगर हम बात करें भारत का पहला उपभोक्ता सहकारी स्टोर कहाँ स्थापना हुई भाई? तो वो भाई आपके मद्रास में, यानी कि 1904 में ही, 1904 में कहाँ पर भाई? मद्रास में। यानी कि भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1904 में महाराष्ट्र में हुआ। और भारत में का पहला उपभोक्ता सहकारी स्टोर की स्थापना जो है 1904 में कहाँ पर भाई? मद्रास में। विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं उपभोक्ता संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो वो आपके जो है हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर भाई? हेग नीदरलैंड में। विद्यार्थियों, और आगे बात करें जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1985 को जो है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सीपीए के दिशा निर्देशों को जो है मंजूरी मिली भाई। आगे विद्यार्थियों और बात करें जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो आपके जो है प्रति वर्ष 24 दिसंबर को, है ना। और ये 24 दिसंबर क्यों भाई? क्योंकि आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, है ना। तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के कारण जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो आपके मनाया जाता है, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो आपका मनाया जाता है 15 मार्च को भाई। तो ये दो डेट ध्यान रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विद्यार्थियों आगे बात करें, ये विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है इसकी भी बात करें तो विद्यार्थियों 15 मार्च 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी यानी कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, नाम जॉन एफ कैनेडी ने जो है सर्वप्रथम, जॉन एफ कैनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों का जो है सूत्रपात किया, यानी प्रारंभ किया। और इन्होंने जो है उपभोक्ता कितने अधिकार बताए भाई, 4 अधिकार बताए। किसने भाई, जॉन एफ कैनेडी ने। यानी कि 15 मार्च 1962 को जो है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ने है ना। तो भाई इन्होंने जो है जॉन एफ कैनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों का सूत्रपात किया और इन्होंने कितने अधिकार बताए, 4 अधिकार बताए, है ना। तथा इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस मसौदे पर हस्ताक्षर किए भाई। और आपसे पूछा जाए जॉन एफ कैनेडी ने कितने अधिकार बताए, तो आप क्या लिखोगे भाई, जॉन एफ कैनेडी ने जो है 4 अधिकार बताए। यानी कि जॉन एफ कैनेडी ने जो है उपभोक्ता के 4 अधिकार बताए। ये बात ध्यान रखना, कितने अधिकार बताए जॉन एफ कैनेडी ने, 4 अधिकार बताए। कौन कौन से, अगर हम बात करें जॉन एफ कैनेडी की, तो इन्होंने जो है सुरक्षा का अधिकार, नंबर 2 बात करें सूचना का अधिकार, नंबर बात 3 करें तो चयन का अधिकार, है ना, चयन करने का अधिकार, चयन का या पसंद का अधिकार कह सकते हैं। और नंबर 4 सुनवाई का अधिकार। तो इन्होंने भाई 4 अधिकार बताए। कौन कौन से, नाम ध्यान रखना, कितने अधिकार बताए, 4 अधिकार बताए। किसने भाई, जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति 15 मार्च 1962 को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अधिकारों का, उपभोक्ता अधिकारों का क्या किया भाई, सूत्रपात किया। और इन्होंने 4 अधिकार बताए, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार और आपके जो है सुनवाई का अधिकार। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उपभोक्ता के 8 अधिकार माने जाते हैं। देखो ये 3 चीजें ध्यान रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार। कितने अधिकार है भाई, 6 अधिकार है। जॉन एफ कैनेडी ने कितने अधिकार दिए, 4 अधिकार। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने, 8। क्या ध्यान रखोगे, 4 6 8। जॉन एफ कैनेडी ने 4 अधिकार बताए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता के 6 अधिकार बताए गए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता कितने अधिकार माने जाते हैं, 8 अधिकार माने जाते हैं। कौन कौन से भाई, बात करें नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार। भाई 4 तो यही होगी जो जॉन एफ कैनेडी ने दिए, है ना। सूचना का अधिकार भाई, 4 तो ये जो जॉन एफ कैनेडी ने दिए यही हो गए। चयन या अपन कह सकते हैं पसंद करने का अधिकार भाई, है ना।
आजकल तो भाई शादियां भी चयन करके होती है, पसंद करके होती है। तो फिर बताओ, जब सामान खरीदने जा रहे हैं तो सामान तो मन पसंद होना ही चाहिए ना भाई, है ना। ऐसा थोड़ी कि सामने वाला कोई थोपेगा थोड़ी, दुकानदार कहेगा भाई ये लेनी पड़ेगी ना, भाई हम पसंद करेंगे। हमें अगर आप मान लो अपने लिए जो है ना, शर्ट वगैरह लेने जाए तो आप अपनी पसंद का लोगे या दुकानदार की पसंद का? तो खुद की पसंद का। तो चयन करने का अधिकार तो होना ही चाहिए भाई। तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव का अधिकार, है ना। आगे बात करें, सुनवाई या कहने का अधिकार भाई, है ना। यानी सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, ये बाकी आगे अपन चर्चा करेंगे भाई। सूचना पाने का अधिकार कि भाई माल है कितने रुपए का है, इसकी जो है एमएफडी डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है ना। तो भाई इन चीजों के बारे में, इसका वजन वगैरह क्या है, तो भाई सूचना पाने का अधिकार होता है। सुनवाई या कहने का अधिकार होता है भाई आपको जो है ना। उपचार का अधिकार भाई, और आगे बात करें, उपभोक्ता जागरूकता या शिक्षा का अधिकार, है ना। इसीलिए वो एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जागो ग्राहक जागो भाई, है ना। आपने टीवी में देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो उपभोक्ता जागरूकता, शिक्षा का अधिकार। और बात करें आपके जो है नंबर 7, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से जो दो है, अगर 6 को इनको हटा दिया जाए तो मूल्य या प्रतिफल का अधिकार, और नंबर 8, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। ये जो है आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उपभोक्ता के 8 अधिकार माने जाते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई जो है शिकायत वगैरह दर्ज करानी हो या कुछ पूछताछ करनी हो, है ना, तो भाई राजस्थान राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर की बात करें अपने, और बात करें अपन जो है राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता हेल्पलाइन की बात करें, है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर की बात करें। और आपको पता है ये हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं भाई? टोल फ्री नंबर होते हैं भाई, है ना। इसलिए आपको पता है कि आपने वो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सर ने बताया होगा, किसान के लिए किसी भी प्रकार की खेती बाड़ी से संबंधित समस्या के लिए कॉल करें 1551, है ना। तो भाई अगर यहाँ की बात करें किसी भी प्रकार की ये समस्या है आपको, अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो भाई 1800 यानी टोल फ्री नंबर है 180 60 30। अगर राष्ट्रीय बात करें तो 1800 180 4000, यानी कि 1800 180 60 30, और 1800 ये 180 नहीं है भाई, ये 1811 है। आपके कौन सा बैलेंस लग रहा है ट्राई कर लेना भाई, है ना। तो 1811 4000 और 1800 180 60 30। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800 180 60 30। और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1811 4000। ठीक है। इसके अलावा एक नंबर और भी है आपके जो है ना। इसमें जो है एक नंबर 144 04 पर भी कॉल कर सकते हैं, 14404 भाई, है ना। 14404 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों 1800 180 60 30 और 1811 4000। विद्यार्थियों एक बात करें कार्यक्रम की, जो आपने टीवी में एड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, है ना। ये क्या है भाई? जागो ग्राहक जागो क्या है भाई? ये जो है उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ये कार्यक्रम जो है 2005 में प्रारंभ किया गया। क्यों प्रारंभ किया गया? उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए, है ना। तो भाई उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 2005 में
प्रारंभ किया गया एक जागरूकता कार्यक्रम है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताता है, उनके हितों के बारे में बताता है, उनको ये जानकारी प्रदान करता है कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, है ना, आपको क्या क्या अधिकार हैं, आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, है ना, आप क्या क्या जो है समाधान पा सकते हैं, क्या उनके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। ये एक एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा टीवी में। तो भाई ये उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को उनके हितों से अधिकारों से परिचित करवाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है भाई, है ना। तो भाई ये जागरूकता कार्यक्रम है ना। तो भाई ये क्या करता है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम करता है ना, बारे में जागरूक करने और जो व्यापारियों की गलत प्रथाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए, है ना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने तथा व्यापारियों की गलत प्रथाओं के बारे में, है ना, गलत प्रथाओं को समाप्त करने के बारे में उपभोक्ताओं को क्या करता है भाई, जागरूक करता है ना। उपभोक्ताओं को जो है उपाय बता करके कि उन्हें जागरूक करना, ताकि वे अपने हितों को क्या कर सके, पहचान सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये थे आपके जो है महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं आगे आपके जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है वो पारित हुआ, लागू हुआ। उससे पहले आपको पता है कि जो संसद में पेश किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, बिल बोलते हैं। तो विद्यार्थियों एक्ट तो तब बनता है जब वो क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है और लागू होता है। लेकिन उससे पहले वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। तो आपका जो बिल था वो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 था। तो विद्यार्थियों अगर मैं इस विधेयक 2019 की बात करूं तो ये जो है आपके जो है कब पारित हुआ इसकी बात करें तो भाई आपको पता है बिल को सबसे पहले लोकसभा में रखा गया। लोकसभा के बाद ये कहाँ गया भाई, राज्यसभा में। और राज्यसभा से पारित होकर के कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास, है ना। राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो ये एक्ट का रूप ले लेता है। और जिस दिन सरकार जो है गजट नोटिफिकेशन निकालती है उस दिन से ये एक्ट क्या हो जाता है भाई, लागू हो जाता है। जो इसमें लागू होने की डेट लिखी होती है उस डेट से। तो विद्यार्थियों उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित की अगर मैं बात करूं भाई तो ये पहले पारित कहाँ होगा भाई, लोकसभा में। फिर कहाँ होगा पारित भाई, ये आपके जो है राज्यसभा में। तो भाई ये जो आपका बिल था 2019 वाला, ये आपके 2019 में पारित हो गया भाई, यानी इसमें ज्यादा अड़चने आई नहीं। तो ये लोकसभा में जो है आपके 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ और राज्यसभा में जो है 6 अगस्त 2019 को पारित हुआ। यानी लोकसभा में कब पारित हुआ भाई, 30 जुलाई 2019। और राज्यसभा में कब पारित हुआ भाई, 6 अगस्त 2019। और इस बिल पर जो है फिर ये कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास। तो जो राष्ट्रपति की सहमति से क्या मिली, है ना, उसकी अपन बात करें भाई। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे भाई, रामनाथ कोविंद। इनकी जो सहमति मिलती है वो आपके जो है 9 अगस्त 2019 को। कब भाई, 9 अगस्त 2019। ये डेट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो है एक प्रश्न आया था वो यहीं से आया था। और मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने अब तक आपको करवाया ना, और 5-10 मिनट और करवाने वाला हूँ, तो ये समझ लेना कि एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा मात्र 15 मिनट की क्लास से,
है ना। तो भाई 23 जुलाई 2019 लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में जाता है राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को, और 9 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रपति की इस बिल पर रामनाथ कोविंद जी की जो है क्या मिल जाती है भाई, सहमति मिल जाती है। और ये जो है संपूर्ण भारत में लागू कब होता है, ये आपके संपूर्ण भारत में लागू होता है, लागू होता है 20 जुलाई 2020 भाई, है ना। ये संपूर्ण भारत में कब लागू होता है, 20 जुलाई 2020 को लागू होता है। और इस एक्ट के कुछ प्रावधान जो है ना, इस एक्ट के इस एक्ट के जो है कुछ प्रावधान जो है वो कब लागू हुए भाई, 24 जुलाई 2020 को। तो विद्यार्थियों आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, तो आपको ये डेट ध्यान में रखनी है, 20 जुलाई 2020। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 पूरे भारत में लागू हुआ। अब वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर वाला कोई लफड़ा भी नहीं है भाई, है ना, वो लफड़ा खत्म हो चुका है। तो आपको अब एक्ट जो है संपूर्ण भारत में लागू होता है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर भी साथ में लागू होता है। यानी संपूर्ण भारत में लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। और इसके कुछ एक प्रावधान जो है 24 जुलाई 2020 से क्या किए गए भाई, लागू किए गए। समझ गए। और राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है, 9 अगस्त 2019 को। ये बात भी ध्यान में रखना क्योंकि लास्ट टाइम यही प्रश्न पूछा गया था, 9 अगस्त 2019 वाला भाई। आगे विद्यार्थियों बात करें, इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम में जो है कुल अध्याय कितने हैं, इस एक्ट में कुल अध्याय 8 हैं। कुल कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय है। और कुल धाराएं कितनी हैं, और कुल सेक्शन की अगर बात करें तो कुल धाराएं हैं वो है आपके 107 धाराएं हैं। यानी 8 अध्याय है, 107 धाराएं हैं। अपन एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, चाहे आपका अध्याय 2 हो जो परिषदों से रिलेटेड है, चाहे अध्याय 3 हो जो आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से रिलेटेड है, अध्याय 4 की बात करूं जो आपके, है ना, उपभोक्ता जो विवाद जो आयोग है ना, जिसमें आपके जिला मंच है, चाहे आपका राज्य मंच है, चाहे आपका जो है राष्ट्रीय आयोग उससे रिलेटेड है। अध्याय 5 जो है वो मध्यस्थता से रिलेटेड है। तो अपन एक एक अध्याय को जो है अध्याय वाइज जो है चैप्टर वाइज जो है इस एक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो कुल अध्याय कितने, 8, और सेक्शन धाराएं कितनी है इसमें भाई, 107 धाराएं हैं। और बात करें भाई, ये जो आपका उपभोक्ता संरक्षण विधेयक था, इसे जो है आपके जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है ये 2019 वाला बिल है, इसे भाई संसद में किसने प्रस्तुत किया, तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद में जो है आपके उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पेश किया तो संसद में, है ना। तो उपभोक्ता मामलों फूड, है ना, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, यानी कंज्यूमर अफेयर्स के मामलों की बात करें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने जो है प्रस्तुत किया भाई, है ना। सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा पेश किया गया भाई। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बात करते हैं आगे, जो है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 के जो है उद्देश्य क्या उनकी बात करें अपने, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो देखो आपको पता है मेन उद्देश्य क्या है भाई, उपभोक्ताओं के हितों का क्या करना भाई, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, उपभोक्ताओं के हितों की क्या करना भाई, रक्षा करना, उपभोक्ताओं के हितों का
संरक्षण करना भाई, यानी उपभोक्ता की जो भी समाज शिकायतें वगैरह है उनका क्या करना भाई, समाधान वगैरह करना भाई, है ना। तो भाई और बात करें तो इस एक्ट को जो है ना, इस एक्ट को जो है प्रभावकारी बनाने के लिए, है ना, इस एक्ट को प्रभावकारी ढंग से लागू करने, वह आगे बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की बात करें, है ना, प्रशासन करने हेतु, लागू करने में प्रशासन करने हेतु जो है प्राधिकरणों को की स्थापना करना। जैसे आपको पता है आपके प्राधिकरण सीसीपी की स्थापना की गई भाई, है ना, प्राधिकरणों, प्राधिकारियों की स्थापना करना। आपको पता है एक जो है अध्याय 3 है वो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से रिलेटेड है, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों की स्थापना की गई भाई, है ना। धारा 10 है जो है आपका जो है अध्याय जो है आपका 3 है, उसमें जो है तो उनकी क्या करना, स्थापना करना भाई। और बात करें इस एक्ट के उद्देश्यों की बात करें तो उपभोक्ता विवादों का जो है, उपभोक्ताओं के जो विवाद है, कैसेज है, विवादों का यथा समय, ऐसा नहीं हो कि आप उपभोक्ता विवादों को 50 साल ही सोल्व नहीं करो, तो भाई जल्दी से जल्दी त्वरित उनको क्या दो भाई, न्याय प्रदान करो। तो उपभोक्ता विवादों का यथा समय जो है, यथा समय प्रभावकारी ढंग से उनके समाधान करना भाई, है ना, जो है प्रभावकारी ढंग से समाधान सुनिश्चित करना भाई। और बात करें इस एक्ट के उद्देश्यों की तो भाई आपके, यानी कि आपके उपभोक्ता विवादों से जुड़े मामलों का जो है प्रभावकारी ढंग से क्या किया जाए भाई, प्रशासन किया जाए, उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। हाँ, तो उपभोक्ता विवाद से जुड़े मामलों का प्रभावकारी ढंग से जो है यथा समय, है ना भाई, यथा समय समाधान सुनिश्चित करना, त्वरित गति से समाधान करना। यानी कि कुल मिला के मेन इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों की, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना, उपभोक्ता को जो है जो अनैतिक प्रथाएं हैं, है ना, जो गलत आचरण है, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है, यानी कि उसको जो है उपभोक्ता को नुकसान नहीं हो, उपभोक्ता को बचाना है, उपभोक्ता को जो है ये जो लोग हैं, है ना, जो व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो छल कपट करने वाले हैं, उनसे क्या करना भाई, जो भ्रामक विज्ञापन वगैरह देते हैं, लोगों को फंसाने का काम करते हैं, है ना, ग्राहकों को फंसाने का काम करते हैं, उनसे क्या करना, उनके चंगुल से मुक्ति दिलाना, उनसे क्या करना भाई, प्रोटेक्ट करना, उनसे सुरक्षा दिलाना, ये इस एक्ट का मेन उद्देश्य है भाई। तो विद्यार्थियों ये आपको जो मैंने आपको जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की ये जो फैक्ट बताए हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है 1% ये समझ लो क्लियर हो गया है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं आपके जिसमें चैप्टर 8 है, धारा 107 है, तो भाई अध्याय फर्स्ट की अपन बात करते हैं। ये जो अध्याय फर्स्ट है इसमें आपको पता है, हमेशा पता है कि हर एक्ट के अध्याय फर्स्ट में क्या होता है, यानी कि इसमें यही होता है कि फला एक्ट कब लागू हुआ और फला एक्ट में जिन वर्ड को लिखा गया उनको परिभाषित किया जाता है अध्याय फर्स्ट में भाई। चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं अध्याय फर्स्ट का जो सेक्शन, ये धारा जो है 1 और सब सेक्शन 2। वैसे विद्यार्थियों आपको ये धाराएं याद नहीं करनी है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी धाराएं आपको याद करनी है ना। इंपॉर्टेंट धाराएं जो होगी मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की धाराएं हैं जो धारा 368,
ऐसे धारा 367 नहीं, ये ट्रिक है 368, यानी कि 3 में क्या है, 6 में क्या है, 8 में क्या है, अध्याय 2 में जो परिषद है उनकी बात करें, है ना। या फिर अपन आगे बात करेंगे आपके जो है आयोग की बात करेंगे, 42 है ना, आपका जो है 53 है, 68 है। तो भाई ऐसे जो अपन याद करेंगे भाई, है ना। धारा 10 है आपके जो सीसीपी से रिलेटेड है। तो ऐसी मेन मेन धाराएं आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी आपको याद करनी है ना। तो धारा जो 1 2 है ये क्या कहती है ना। ये धारा 1 2 है जो ये क्या कहती है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट कौन सा एक्ट भाई, सीपी एक्ट 2019। ये एक्ट संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों सहित, यानी ये एक्ट संपूर्ण भारत में लागू होता है, केंद्र शासित प्रदेश भी साथ में इंक्लूड है ना, जो है। यानी ये एक्ट संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों सहित लागू होता है, यानी कि संपूर्ण भारत में ये एक्ट लागू होता है, सीपी एक्ट 2019। यानी कि इसमें वो कोई लाइन नहीं है जेके को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, वैसा अब कुछ नहीं है, उसका जो है लोचा खत्म हो चुका है। यानी संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों सहित ये एक्ट लागू होता है। धारा 1 4 की बात करें, ये एक्ट जो है आपका सीपी एक्ट 2019 है। ये एक्ट सभी वस्तुओं, है ना, यानी सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है ना। ये एक्ट जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, परंतु यदि कोई केंद्र सरकार जो है अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु और सेवा को इस एक्ट के प्रावधानों से हटा दे तो अलग बात है, नहीं तो ये सभी पर लागू होता है ना। तो सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केंद्र सरकार कोई अधिसूचना जारी करके, है ना, कोई अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु या सेवा को इसके प्रावधानों से, अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसके प्रावधानों से अगर किसी को मुक्त कर दिया है ना, तो भाई अलग बात है, नहीं तो भाई अगर किसी प्रावधानों जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु या सेवा को इस एक्ट से हटा देती है तो उस पर लागू नहीं होगा, नहीं तो ये सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। अगर जब तक कि केंद्र सरकार कोई अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु या सेवा को इसके प्रावधानों से क्या नहीं कर दे, मुक्त ना कर दे, तब तक ये सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों एक नोट है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे जो है नोट को आप क्या कर लेना भाई, नोट कर लेना, है ना। भाई ये जो है किंतु व्यक्तिगत अनुबंध, व्यक्तिगत अनुबंध के अंतर्गत दी गई सेवाओं, यानी अगर कोई व्यक्तिगत अनुबंध के अंतर्गत दी गई सेवाएं, है ना, किंतु व्यक्तिगत अनुबंध के अंतर्गत दी गई सेवाओं, जैसे भाई नौकर की सेवा भाई, या फिर कोई निःशुल्क की बात करें तो वहां लागू नहीं होता है ना। नौकर की सेवा या फिर तथा निःशुल्क रूप से जो सेवाएं दी गई है उन पर यह लागू नहीं होता है। निःशुल्क रूप से की गई सेवाओं पर यह एक्ट लागू नहीं होता है भाई।
तो क्या बातें समझे कि भाई ये एक्ट जो है संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों सहित लागू होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। परंतु अगर केंद्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी करी किसी को इस प्रावधान से, इस एक्ट के प्रावधान से मुक्त कर दिया है, तो उस पर लागू नहीं होगा, नहीं तो सभी पर लागू होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि व्यक्तिगत सेवाओं जैसे नौकर की सेवा या निःशुल्क जो है सेवाएं दी गई उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। ये तो थी धारा 1। और आपको पता है जो अध्याय 1 में सेक्शन 2 है उसके सब सेक्शन है, यानी धारा 2 में आपको पता है क्या होती है। किसी भी एक्ट में आप देखते हैं तो धारा 2 में क्या होती है, डेफिनेशन होती है, यानी पारिभाषिक शब्दावली होती है, यानी कि जिन शब्दों को इस अधिनियम में काम में लिया गया है उनके बारे में पहले बताया गया है कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है। तो चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं धारा 2.2 में। धारा 2.2 में जो है, इसमें जो है उपयुक्त, या फिर अपन बात करें उपयुक्त, या फिर बात करें आपके जो है समुचित प्रयोगशाला के बारे में बताया गया है, यानी लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, प्रयोगशाला के बारे में। आपको पता है लेबोरेटरी क्या होती है, जहां पर क्या की जाती है भाई, जांच की जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो देखो, यानी कि इसमें कहा है कि प्रयोगशाला से तात्पर्य जो है ऐसी प्रयोगशाला या संगठन से है जो कि क्या है भाई, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, या फिर आपके जो बात करें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भाई, या फिर बात करें भाई, तो देखो दो तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि या तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है भाई, है ना। जो है या तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कैसे होगी भाई, केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार, यानी केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिए और उसके निर्धारित जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप जो है स्टेट गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त जो कोई प्रयोगशाला है तो वो इसमें क्या है, वो प्रयोगशाला में आएगी। या फिर बात करें, या फिर बात करें तो भाई जो है देश में किसी भी राजनियम के अधीन, यानी देश में किसी भी जो कानून लागू है, किसी भी प्रभावी प्रभावी कानून के तहत अगर कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई है ना, किसी भी कानून के तहत जो है, कानून के तहत स्थापित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्या है, पोषित है, एडेड यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा क्या है, सहायतार्थ है भाई, है ना, उनको क्या दी जाती है भाई, सहायता प्रदान की जाती है, उनके द्वारा पोषित है ना, या फिर वित्त पोषित है, आपके जो है फाइनेंशियली हेल्प की जाती है, या फिर जो है आपके केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे या फिर वित्त पोषित या सहायता प्राप्त है भाई। कहने का मतलब है कि भाई जो या तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर किसी भी कानून के तहत स्थापित है, लेकिन केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार द्वारा उसको सहायता दी जाती है, मदद दी जाती है, या केंद्र या राज्य का उससे कोई संबंध है, तो ऐसी जो प्रयोगशाला स्थापना की गई है जिसका काम क्या है, किसके लिए की गई है ना, जो प्राप्त है, जो किसी लेबोरेटरी में आपको पता है विश्लेषण किया जाता है, जांच किया जाता है। जब आपको पता है रसद अधिकारी आते हैं ना तो सैंपल वगैरह लेते हैं, नमूने वगैरह लेते हैं, तो वो कहाँ भेजते हैं, प्रयोगशाला में भेजते हैं नमूनों की जांच के लिए। तो भाई जो किसी भी आपके जो है, जो किसी माल के
किसी माल में कोई डिफेक्ट है, कोई दोष वगैरह है ना, जो किसी माल के दोषों को ज्ञात करने हेतु उनके विश्लेषण एवं परीक्षण के लिए स्थापित की गई है भाई। उनके विश्लेषण या परीक्षण के लिए स्थापित की गई है। तो ये बात है विद्यार्थियों समुचित या उपयुक्त प्रयोगशाला की, लेबोरेटरी की बात है विद्यार्थियों। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या फिर किसी भी जो देश में कानून इफेक्टिव है लागू, उस कानून के तहत लेबोरेटरी स्थापना की गई है। माल के दोषों को जो है ज्ञात करने हेतु, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त है, वित्त पोषित है ना, एडेड है भाई, गवर्नमेंट उनको सहायता देती है। गवर्नमेंट से सेंट्रल हो या स्टेट किसी भी प्रकार क्या है संबंधित हो भाई। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। शब्दावली में आपके जो है धारा जो है 2(5) में बात करते हैं शिकायतकर्ता कि शिकायतकर्ता कौन होता है। यानी कि भाई शिकायतकर्ता कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है भाई, जो शिकायत प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन है? शिकायत करता है। कोई किसी की अगर कंप्लेन करता है ना, तो वो क्या है, कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है शिकायत प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है? शिकायतकर्ता कहलाता है। शिकायतकर्ता में कौन कौन शामिल हो सकते हैं अगर बात करें तो भाई ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। शिकायतकर्ता में कौन कौन? देखो, उपभोक्ता स्वयं हो सकता है, यानी कि जो कौन है भाई, उपभोक्ता है ना। तो या फिर बात करें किसी भी समय, चाहे पहले हो, इस एक्ट के लागू होने से पहले की बात हो या बाद की बात हो, यानी किसी भी समय लागू कानून के तहत पंजीकृत, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, पंजीकृत उपभोक्ताओं का संघ की बात करूं भाई, उसकी बात करूं, वो हो सकता है समझा? पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ हो सकता है। यानी कोई उपभोक्ता हो सकता है, उपभोक्ताओं का कोई क्या हो सकता है भाई, संघ हो सकता है भाई। आपका जो है केंद्र या राज्य सरकार हो सकती है भाई, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। या फिर बात करें जो आपका केंद्रीय प्राधिकरण है, वो हो सकता है भाई, है ना। कौन हो सकता है भाई? केंद्रीय प्राधिकरण हो सकता है। या फिर अगर कोई नाबालिग है ना, तो उसकी दशा में उसके माता पिता हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं भाई, है ना। तो भाई उसके अभिभावक हो सकते हैं। यदि उपभोक्ता नाबालिग है तो भाई उसके माता पिता, या फिर उसके जो कानूनी संरक्षक है, या कानूनी संरक्षक, या जो अपन कह सकते हैं जो उसके कानूनी तौर पर जो उसके अभिभावक है, वो हो सकते हैं भाई। अगर उपभोक्ता क्या हो भाई, नाबालिग हो तो, है ना। अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो गई तो भाई उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में कौन हो सकता है भाई, उसका जो है वैधानिक प्रतिनिधि हो सकता है भाई, है ना। तो उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में, उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में शिकायत कौन कर सकता है भाई? कानूनी उत्तराधिकारी, है ना। कानूनी उत्तराधिकारी या जो आपका वैधानिक यानी कानूनी प्रतिनिधि है जो, वो हो सकता है भाई। ये सब क्या है भाई, शिकायतकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूं भाई। और मैं बात करूं भाई आपके जो है, अगर
कोई ऐसा माल खरीदा हो जिसमें बहुत सारे उपभोक्ताओं का हित छुपा हुआ हो, है ना? अगर उससे रिलेटेड कोई शिकायत है, तो भाई या तो सभी उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो 10 जनों ने माल खरीदा या 10, 15, 20 जनों ने माल खरीदा, उन 20 जन वो शिकायत करना चाहते हैं कि भाई ये माल जो है हमारे साथ इसका धोखा हुआ है, हमारे जो है स्वास्थ्य पे नुकसान पहुंचा है। तो 20 जने या तो 20 के 20 मिल के शिकायत कर दें, या फिर उन 20 की तरफ से एक बंदा भी क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है भाई, है ना? तो समान प्रकार का हित रखने वाले उपभोक्ताओं की दशा में भाई, समान प्रकार का हित रखने वाले उपभोक्ता की दशाओं में क्या हो सकता है ना? तो दशा में उनकी ओर से, उन सब की ओर से मिलकर के उनकी ओर से कोई एक या अधिक उपभोक्ता। तो विद्यार्थियों ये बात थी आपके जो है, किसकी बात थी भाई, आपके शिकायतकर्ता की बात थी कि शिकायतकर्ता कौन हो सकता है, जो अपन है धारा 2(5) में देखा विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों, ये जो है पारिभाषिक शब्दावली को हमने देखा, जिसमें शिकायतकर्ता की हमने बात की कि शिकायतकर्ता में कौन हो सकता है। समुचित प्रयोगशाला की बात की, समुचित प्रयोगशाला क्या है, तो आपने बात की समुचित प्रयोगशाला केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त या केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अकॉर्डिंग राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। या फिर बात करें तो भाई जो आपके किसी भी एक्ट के तहत जो प्रदेश में कानून लागू उसके तहत स्थापित कोई प्रयोगशाला है, जो आपके माल के दोषों को जो है ज्ञात करने हेतु उनके परीक्षण या विश्लेषण के लिए स्थापित की गई है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, सहायता प्राप्त हो। फिर हमने बात की वो शिकायतकर्ता की, जो सेक्शन 2(5) में है कि शिकायतकर्ता कौन हो सकता है, जो शिकायत प्रस्तुत करता है वो शिकायतकर्ता होता है। शिकायतकर्ता में कौन शामिल हो सकता है, हमने ये बात कर ली कि भाई कोई उपभोक्ता हो सकता है, कोई पंजीकृत सेवक संघ हो सकता है, केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, केंद्रीय प्राधिकरण हो सकता है भाई, है ना? या फिर अपन बात करें समान प्रकार का हित रखते हैं, तो कोई एक उपभोक्ता या उनकी ओर से एक या फिर ज्यादा उपभोक्ता भी हो सकते हैं। अगर कोई नाबालिग है तो उसकी दशा में उसके जो है माता पिता हो सकते हैं, है ना? अगर माता पिता नहीं है तो इसका जो कानूनी संरक्षक है, है ना, वैधानिक रूप से अभिभावक, वो हो सकता है। अगर मृत्यु होगी उपभोक्ता की तो भाई वैधानिक प्रतिनिधि, उसका कानूनी उत्तराधिकारी क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आगामी क्लास में अपन बात करेंगे कुछ और जो सेक्शन 2 में जो है पारिभाषिक शब्दावली, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।